हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में। मैथ की क्लास 10th की इस सेकंड लेक्चर में हम आज बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में। कल की क्लास पे हमने इसका पहला अनुप्रयोग देखा था, जिस पे हमने दो संख्याओं के बीच मासा निकाला था। आज हम वहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ और भी अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने का निर्णय कीजिए बिना स्किप किए हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट पर अपनी राय दें और अधिक पसंद आए तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पे हमारा सवाल लिया गया है, थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हैं तो कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो कल की क्लास पे हमने आपको बताया था, जब भी ऐसी स्थिति हो तो सदैव छोटी संख्या को, तो आपकी ये छोटी संख्या है और इधर जो लिखी हुई है 12576 मतलब 12576, ये बड़ी संख्या है। तो सदैव छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग कराया जाता है। तो इधर साइड में हम भाग कराते जाते हैं। तो ये आपका भाग कराएंगे 4052 का 12576 से। तो देखिए 4052 का 12576 से भाग कराएंगे तो 4 तिहाई 12, ऐसा आपको करना है। 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और ये 3 चौको 12। जब इसको घटाओगे तो ये 6 से 6 घट जाएगा 0 और ये 2 और ये 4। तो इन दोनों संख्याओं पर यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग से जो बड़ी संख्या है 12576, उसको क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं भाजक हमारा ये है, गुणे भागफल मतलब 3 प्लस शेषफल 420। अब क्या करेंगे? देखेंगे कि शेषफल जो है वो हमारा 0 नहीं है। जो शेषफल है रसगुल्लों वो 0 नहीं है। तो जो भाजक हमारा है कौन सा? 4052 तथा जो शेषफल है वो कितना है? 420 के बीच पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो 4052 को ही तोड़ना होगा। तो हम जो छोटी संख्या होती है उसका बड़ी संख्या से भाग कराते हैं। तो अब देखो भाग कितने बार? 420 और 405 में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि भाग हमारा 9 बार जाएगा। तो 9 0 9 9 दूनी 18, 9 चौको 36 और 1 37। तो ये हमारा 2 आ जाएगा और ये हमारा इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 15 में 8 हो, 15 में 8 जाएंगे, इधर हमारा कितना बचेगा? 9, 9 में 7 जाएंगे तो 2। तो ये हमारा देखो, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल अर्थात 272। आपने फिर देखा कि जो शेषफल है वो 0 नहीं है। तो क्या करोगे? जो भाजक है उसके बीच में, जो भाजक है हमारा, जो शेषफल है हमारा, उन संख्याओं के बीच में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा? 420 को ही तोड़ोगे तो जो छोटी संख्या होगी उसका बड़ी वाली संख्या से भाग कराएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो ये कितना? 1 बार जाएगा 272 ही तो आएगा। 10 में 2 घटाओगे 8 आएगा। 11 में घटाओगे, इधर 11 बचेगा तो 11 में 7 घटाओगे 4 आएगा। और ये 3 में 1 घटाओगे तो 148 बचेगा।
तो क्या लिखोगे, भाज्य ये है बराबर भाजक, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो अभी भी तुमने देखा कि जो शेषफल है वो 0 नहीं है, तो जो भाजक है वो कितना है 272, तथा जो शेषफल है वो कितना है 148। के बीच पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से क्या होगा, 272 को तोड़ोगे कैसे, 148 का भाग 272 में कराओगे, क्योंकि अगर तुम 272 और 148 में देखो तो 272 बड़ा है, तो जब 272 बड़ा है तो 272 में भाग कराएंगे 148 का, तो कितने बार जाएगा, तो ये हमारा जाएगा केवल और केवल एक बार। तो देखो 2 बार चला जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 296 जो ज़्यादा है, तो एक बार जाएगा 248 आएगा, घटाओगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, कितना आएगा 124 आएगा। फिर वही भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अभी भी जो शेषफल है वो 0 नहीं आया, तो जो भाजक प्राप्त हुआ वो कितना 148, और जो शेषफल प्राप्त हुआ वो कितना, वो 124। के बीच पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से तो बड़ा 148 है, 148 में किसका भाग कराएंगे, जो शेषफल है उसका भाग कराएंगे। शेषफल कितना था, शेषफल हमारा 124 था, तो 124 का भाग 148 में कराएंगे, ये कितने बार जाएगा, ये हमारा एक बार जाएगा, ये हमारा 124 हो जाएगा, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, ये केवल 24 बचेगा। तो शेष, तो यहाँ पे अब देखो भाजक कितना है 124 है, भागफल कितना है 1 है, शेषफल कितना है 24 है, तो यहाँ पर भी देखा कि शेषफल 0 नहीं है, तो जब शेषफल 0 नहीं है तो जो हमारा भाजक है वो कितना है 124, और जो शेषफल है वो कितना है 24, और इसमें देखोगे तो ये 124 बड़ा है, तो फिर 124 को 24 से विभाजित करोगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। देखो 5 बार, क्योंकि 24 पंचे 120 होता है, ये कितना शेष बचेगा 4 बचेगा, तो 124 को ऐसे लिखोगे 24 गुणे 5 प्लस 4। तो आपने देखा कि जो शेषफल है वो अभी भी 0 नहीं है, तो जो भाजक है हमारा वो कितना है 24 है, जो शेषफल है वो कितना है, वो हमारा 4 है। के बीच पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो क्या 24 को ही तो तोड़ेंगे, तो 24 को 24 पर भाग कराएंगे 4 से, तो ये भैया अब जाएगा पूरा पूरा, 6 चौका 4 छांग 24 आया 0 0, तो यहाँ से 24 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 गुणे 4 प्लस 0, तो यहाँ पे जो हमारा शेषफल आ गया, जो हमारा शेषफल आ गया वो आ गया 0। तो जैसे ही हमारा आया शेषफल 0 तैसे हम पा गए उत्तर, तैसे ही हम क्या पा गए उत्तर। और ये जो हमारा इस अवस्था में देखो 4 को पहले लिखना है 6 को बाद में, ठीक, तो क्योंकि भाजक को पहले लिखना है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो जो हमारा भाजक होगा जब शेषफल 0 होगा तो जो भाजक होगा वही आपका HCF होगा, और वो कितना होगा, और वो 4 होगा। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान धरो। क्या है वो महत्वपूर्ण बात, अगर मैं आपसे कहता कि संख्या 24 और 4 का मासा कितना होगा तो होता 4। अगर मैं आपसे कहता कि 124 और 24 का मासा क्या होगा तब भी होता 4। अगर मैं आपसे कहता 148 और 124 का मासा क्या होगा तब भी होता 4।
ए 272 और 148 का मासा क्या होगा? तब भी होता 4। 420 और 272 का मासा क्या होगा? तब भी होता 4। 4052 और 420 के बीच का मासा क्या होगा? तब भी होता 4। ऐसे 4052 के बीच और 12576 के बीच भी मासा होगा 4। तो आपने क्या समझा? ये समझा कि जितने भी हमारे इसमें भाजक और शेषफल आए हैं, अगर उनके बीच मासा निकालें तो हमारा वही प्राप्त होगा जो ऊपर दी गई संख्याओं का मासा प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बड़े ही मज़े से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके दूसरे प्रयोग को समझते हैं, क्योंकि यही टाइप आपके प्रश्नावली में भी मिलेंगे, तो ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए आगे सवालों को हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, इसका दूसरा अनुप्रयोग है, उसके लिए हमने दूसरा उदाहरण लिया है। कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, चाहे q 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2q ले लें तो q का मान कुछ भी लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, ये सब कैसे आएंगे? ये सब आपके सम ही आएंगे। और ये जो 2q + 1 होगा, तो यहाँ पे तुम चाहे q का मान कुछ भी लो, 1 लो, चाहे आप 2 लो, चाहे आप 3 लो, चाहे आप 4 लो, सभी क्या आएंगे? सभी आपके विषम ही आएंगे। तो इस बात, जब भी कभी ऐसी बात हो, तब आपको सवाल कैसे निकालना होगा, कैसे हल करना होगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जब भी कैसे कभी ऐसा सवाल हो तो कुछ नहीं करना, हमें कोई भी पूर्णांक मान लेना है। तो माना कोई पूर्णांक है a, मान लिया कोई पूर्णांक a है। और इस a को क्योंकि सम और विषम की जांच करने के लिए 2 का ही प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि सम क्या होती हैं? जो 2 से कट जाएं। विषम क्या होती हैं? जो 2 से ना कटें। कटने का अर्थ विभाज्यता से है। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उनको सम कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती उनको विषम कहते हैं। तो हम इसी एक को भाग करवाएंगे 2 से। तो मान लो जब हमने इसको 2 से भाग कराया तो भागफल क्या आया? q आया। और डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, भागफल आपको इसी रूप का लाना है जो अचर पद यहाँ जो चर पद यहाँ पे लिखा हो, q हो, a हो, c हो, जो चीज यहाँ पे लिखी हो उसी रूप का हमें इसका कोसेंट रखना है। तो देखो, अगर आपको यहाँ पे भाग करवाओगे, मान लो q बार गया तो रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ आएगा। मान लो वो r आया, ये भी क्या है? एक हमारा पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको तो ये पता होना चाहिए कि r जो होगा वो निश्चित तौर से हमारा 2 से छोटा होगा। तो या तो r हमारा 0 हो सकता है, या तो r हमारा 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो बताओ, a को अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से लिखें तो a बराबर हमारा क्या आएगा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ पे q व r भी क्या है? पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो अब देखो, r के हमने कहा यही 2 मान होते हैं, यही 2 मान हो सकते हैं। तो अगर हम r बराबर 0 लें तो हमारा a बराबर देखो क्या आएगा? 2q + 0, अर्थात a बराबर आएगा 2q।
तो देखो q क्या है, q हमारा एक पूर्णांक है और ये क्या है, 2 भी हमारा एक पूर्णांक है। मतलब a जो पूर्णांक है हमारा वो क्या है, 2 से विभाजित है। जो हमारा a पूर्णांक है वो इस दशा में 2 से विभाजित है, अर्थात ये a क्या होगा, a हमारा सम होगा। a क्या होगा, a पूर्णांक a क्या होगा, सम होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 से विभाजित होता है। अब हमने कोई पूर्णांक माना है तो हमारा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, एक मतलब चाहे वो 1 के लिए हो, 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, 4 के लिए हो, 5 के लिए हो, सभी पूर्णांकों के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं r बराबर क्या ले लूं, 0 तो ले चुका, क्या बचा 1 ले लूं, तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा 2q प्लस 1। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी संख्या क्या थी, इतनी संख्या सम थी। इतनी संख्या क्या थी, इतनी संख्या हमारी सम थी, ठीक है ना। और ये इसके साथ में 1 जोड़ दिया गया, तो जैसे हमारा 2 हो और 2 के साथ में 1 जोड़ दो, 3 आ जाएगा। 3 आपका क्या होता है, विषम। जैसे आपका 4 हो उसमें 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर सम में 1 जोड़ दिया जाएगा तो सदैव क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। इस दशा में हमारा क्या है, इस दशा में जो a है, पूर्णांक जो a है वो हमारा क्या होगा, a हमारा जो पूर्णांक होगा वो विषम होगा। कैसा होगा, विषम होगा। तो हम इन 2 बातों से ये कह सकते हैं कि देखो कोई हमारा a या तो सम आया या तो हमारा a क्या आया, विषम आया। मतलब कोई भी पूर्णांक है या तो वो सम हो सकता है या तो वो विषम हो सकता है, ठीक है ना। पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक। वैसे पूर्णांक भी कह सकते हैं। कोई भी हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा या तो वो सम होगा या तो विषम होगा। तो यहाँ पे हम q और r ये कह सकते हैं कि धन पूर्णांक है, लिखना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। q और r धन पूर्णांक हैं, यहाँ पे सभी जगह धन धन पूर्णांक लिखना, ठीक। वैसे ऋण के परिप्रेक्ष्य में भी बात गलत नहीं होगी, फिर वो ऋण सम संख्याएं और ऋण विषम संख्याएं हो जाएंगी और वो चीज हमें यहाँ मैटर नहीं करती। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे कि अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको करके बता दिया, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण थी। ये इन चीजों को सिखाने के लिए ही ये सवाल आपको बताए जाते हैं कि किसी भी सम संख्या को आप इस रूप का लिख सकते हैं, किसी भी विषम संख्या को आप इस रूप का लिख सकते हैं। इन चीजों को सिखाने के लिए ही ये सारी अनुप्रयोग बनाए गए हैं। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम आगे की स्थिति को समझते हैं, एक इसी टाइप का और सवाल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं उदाहरण नंबर 3 जो इसी टाइप का है, लेकिन ऐसे टाइप के 1-2 सवाल और हो जाएंगे तो अच्छी पकड़ बन जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। कह रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1, ओहो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कह रहा है। धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। वहां पे देखो सम और विषम की बात कर रहा था, यहाँ 4 से विभाजित है, यहाँ पे 4 किया गया है। तो मान लिया, उसी भांति हमने मान लिया कि कोई पूर्णांक क्या है, a है। कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई के मतलब कोई भी। माना कोई पूर्णांक a है और हमने कहा जो यहाँ पे हो, जैसे उसमें 2 से विभाजित करना था क्योंकि सम और विषम की जांच 2 से ही होती है। यहाँ से हमें 4 है तो इस a को हम 4 से डिवाइड कराते हैं और हमें इसको चेक करना है। देखो q और q के रूप का आ रहा है तो हम भागफल को q के रूप का ही लाएंगे। तो यहाँ पे हमारा शेष कितना आएगा, r। शेष कितना आएगा, r। मान लिया r आया और ये भी कोई ना कोई क्या है, पूर्णांक है। कोई ना कोई नहीं है रसगुल्लों, ये 0, 1, 2, 3 में से ही कोई हो सकता है। इससे मतलब r हमारा 3 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा देखो
इस ए को क्या लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, भाजक 4 भागफल q शेषफल r, जहां q व r भी क्या हैं, भी धन पूर्णांक हैं। क्या हैं, धन पूर्णांक हैं। r बराबर क्या हो सकता है, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। समझे। तो यहाँ पे हम पहले r बराबर 0 रखते हैं। तो जब r बराबर 0 रखेंगे तो a का मान क्या आएगा, 4q प्लस 0। और 4q को भाई हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q। और ये क्या है आपका, ये एक पूर्णांक है। और अगर किसी पूर्णांक का गुणा 2 के साथ हो जाता है तो वो कैसा बन जाता है, समपूर्णांक बन जाता है। कैसा बन जाता है, समपूर्णांक बन जाता है। तो ये हमारा सम हो गया। इसके बाद a बराबर देखो हम 1 लेते हैं तो 4q क्या हो जाएगा, a बराबर 1 नहीं, r बराबर 1 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 4q प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या थी, 4q क्या था ऊपर, 4q सम था, सम में एक जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, विषम। क्या हो गया, विषम। इसी के बाद हमने r का मान क्या रखा, r का मान हमने 2 रखा। तो a बराबर क्या आएगा, 4q प्लस 1, और नहीं 4q 2 रख रहे हैं तो 4q प्लस 2। अब देखो 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक के साथ में अगर 2 का गुणा होता है तो वो सदैव कैसा होता है, सम होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सम हो गया। ये पूर्णांक हमारा कैसा हो गया, सम हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यदि हम a का मान इधर करे दे रहे हैं, जगह वहां पे कम पड़ गई, ठीक है ना। a बराबर देखो 4q प्लस r का मान हमारा अगर हम कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा रसगुल्लों। 3 होने के बाद देखो, तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था, हमने इसको अगर ऐसे कर दें 4q प्लस 2 और प्लस 1, तो आपने ये देखो ऊपर देखा कि जो 4q प्लस 2 था वो कैसी संख्या थी, ये संख्या सम थी, और सम में फिर एक जोड़ा गया है। तो निश्चित तौर से ये कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो a प्लस 4q प्लस 3 जो है ये भी हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो आपने देखा कि 4 तरीके की संख्याएं आई। एक तो आपका 2q आया, एक तो आपका 2q प्लस 1 आया, एक तो आपका 2q प्लस 3 आया, 2q प्लस 2 आया, एक तो आपका 2q प्लस 3 आया। तो देखो ये भी क्या है, सम है, ये भी क्या है, सम है। तो हमें सम सम वाला नहीं लेना, हमें कौन सा लेना है, विषम विषम वाला लेना है। तो हमें केवल ये वाली संख्या लेनी है 2q प्लस 1, और दूसरी हमारी 2q प्लस 3 लेनी है। क्या लेनी है, 2q प्लस 3। तो हमें यही चीज बताना है कि जो विषम पूर्णांक होते हैं, तो विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, 2q प्लस 1 और 2q प्लस 3। तो विषम पूर्णांक हमारे कोई भी हो वो इस तरीके की, यहाँ पे 2q नहीं होगा, यहाँ पे 4 है सभी में। देखो यहाँ पे 4q प्लस 2 आया है, तो यहाँ पे 4q प्लस 1 के रूप का और 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। अब प्यारे बच्चों ये सोच रहे होगे आप इसका फील नहीं आ रहा है, जैसे मैं 5 को लिख दूं, जैसे मैं 7 को लिख दूं, जैसे मैं 9 को लिख दूं, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो क्या मैं 5 को 5 इंटू 1 प्लस 1 नहीं लिख सकता? क्या मैं 7 को 4 इंटू 1 प्लस 3 नहीं लिख सकता? क्या मैं 9 को 4 इंटू 2 प्लस 1 नहीं लिख सकता? देखो ये क्या 4q प्लस 1 के रूप का नहीं है, जब q का मान कितना होना चाहिए, 1। ये क्या 4q प्लस 3 नहीं है, जब q का मान कितना होना चाहिए, 1। क्या ये 4q प्लस 1 नहीं है, जब q का मान कितना होना चाहिए, 2। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने सभी साथियों को शेयर करो। थोड़ा सा पहला चैप्टर ऐसा है कि इस पे लिखना पड़ता है,
थोड़ी थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है ना। किस लिए यूज किया गया है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों देखो, 3 सवालों पर ही मैंने इतना एफर्ट डाला है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है। इसका रीज़न केवल एक ही है कि मैं सवाल को कुछ अच्छे ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ। अब देखो, मैं नेक्स्ट सवाल जो उदाहरण अगला है 4 नंबर, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आप उसको भी ध्यान से समझ लें, क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ पे नहीं आती। आपका एक वर्ड लिखा होता है, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा देखा HCF, हिंदी में आप इसको मासा बोलते हैं, मासा बोलते हैं। तो मासा का जो फुल फॉर्म होता है पहले उसको बता देते हैं, वो होता है महत्तम समाप वर्तक। समाप वर्तक, इसमें आप देखेंगे तो सम प्लस अपवर्तक छिपा हुआ है। सम प्लस क्या छिपा हुआ है? सम प्लस अपवर्तक छिपा हुआ है। तो और इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो फैक्टर वर्ड होता है इसको आपने बहुत सुना होगा, इसका मतलब होता है गुणनखंड। इस अपवर्तक का भी मतलब गुणनखंड ही है। क्या है? गुणनखंड ही। तो अगर मैं बात करूं कि अपवर्तक क्या होते हैं, मैं कहूं कि 12 के अपवर्तक क्या हैं? 12 के अपवर्तक क्या हैं? तो 12 के अपवर्तक देखो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये सभी को आता है, बस केवल आपको इनसे कनेक्ट करवाना जरूरी है। तो 12 के अपवर्तक कह दो या कह दो 12 के गुणनखंड क्या हैं। इंग्लिश में कह दो तो कह दिया जाए फैक्टर ऑफ 12। तो इसके क्या होंगे? 12 मतलब गुणनखंड या फैक्टर, वो फैक्टर का या अपवर्तक का मतलब वह होता है वे सभी संख्याएं जिनसे 12 क्या हो सकता है? विभाजित हो सकता है। तो उनमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। तो 12 इन सभी संख्याओं से कट सकता है। इसी तरीके से बच्चों में कहूं कि 14 के अपवर्तक क्या हैं, 14 के गुणनखंड क्या हैं, तो देखो 14 1 से भी कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा। तो केवल 14 के कितने अपवर्तक हैं? केवल 4 ही अपवर्तक हैं या गुणनखंड हैं। तो ये क्या हैं? हमारे अपवर्तक, ठीक है ना। अब अगर यही कह दिया जाता बाय द वे कि 12 और 14 का मासा ज्ञात करो, या कह दिया जाता HCF ज्ञात करो, तो देखो हमें तो कैसे ज्ञात करते? बेसिक सी बात है, हमें इन्हीं दोनों को देखना है, इन्हीं दोनों को, इसके गुणनखंडों को देखना है। तो गुणनखंडों में हम देखेंगे कि क्या है, देखो इसमें गुणनखंड में हमारे देखो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 1 भी उभयनिष्ठ है। सम का मतलब समान, समान का मतलब कह सकते हो उभयनिष्ठ, जो दोनों में क्या हो? उभयनिष्ठ। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा। तो देखो 1 भी उभयनिष्ठ है, 2 भी उभयनिष्ठ है, बाकी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमें क्या लेना है? तो उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं? 1 भी है, 2 भी है, लेकिन हमें लेना कौन सा है? मासा कौन सी संख्या होती है? जो महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही मासा होता है, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे कि ये जो 2 संख्या है उससे 12 भी विभाजित हो जाएगा और 14 भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका जो संख्या निकली, देखो ये क्या है? हाईएस्ट है, सबसे बड़ी है, कॉमन है मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है, फैक्टर मतलब गुणनखंड है। फैक्टर क्या है? गुणनखंड है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैंने आपको दोनों तरीकों से समझा दिया, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं भाषा के रूप में कहूं तो मासा को क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह अधिकतम संख्या होती है, जैसे 2 है वह अधिकतम संख्या है जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है। दोनों संख्याओं पर भाग दिया जाए तो वो पूरा पूरा उनको विभाजित कर सकती है। तो 2 संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह अधिकतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को विभाजित कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें।
वीडियो में बनाने में बड़ा समय लगता है, एक एक चीज़ें लिखने पड़ता है। तो आपसे यही उम्मीद और आशा के साथ मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।